विद्यार्थियों, आपको पता है कोविड-19 की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही है, इसलिए हम आपको वीडियो के माध्यम से हमारा टॉपिक जो चल रहा था करंट टॉपिक बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 15 रिपोर्टेड स्पीच समझाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन इस प्रकार से होता है। क्वेश्चन दो भागों में बटा होता है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो होता है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो होता है उस सेंटेंस के अंदर हमें सब्जेक्ट मिलता है, रिपोर्टेड वर्ब मिलती है और कई कई क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट भी दिया जाता है। उदाहरण के लिए एग्जांपल आपके सामने है, राम सेड टू मोहन। राम सेड टू मोहन, यहाँ हम देख रहे हैं कि राम जो है वो सब्जेक्ट की भूमिका में और सेड टू जो है वो कहलाती है रिपोर्टेड वर्ब और मोहन जो वो है ऑब्जेक्ट। बोर्ड परीक्षा में हमें ध्यान रखना होगा कि हमें जो भी परिवर्तन करना होता है वो हमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर करना होता है, और हमें जो कुछ भी सीखना आज वो सीखना है कि हम इन्वर्टेड कॉमा में किस चीज को किस तरह से परिवर्तित करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बोर्ड में हमारी सहायता के लिए थोड़ा आंसर दिया जाता है, अर्थात जो रिपोर्टेड वर्ब है वो आज बोर्ड के एग्जाम्स में सॉल्व दी जाती है। हमें जो हमारा आंसर शुरू करना है वो रिपोर्टेड स्पीच की पहचान करते हुए कंजक्शन के द्वारा शुरू करना होता है। कंजक्शन का प्रयोग कैसे होगा, क्या पहचान होती है, ये हम आपको बताएंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ बातें, बेसिक बातें जो ध्यान रखनी होती है। बोर्ड में जो मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है वो या तो होता है फुल स्टॉप से एंड होने वाला, जिसे अपन अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसी प्रकार से यदि क्वेश्चन मार्क आ रहा हो लास्ट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के पास, तो इसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, और लास्ट जो होता है वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। बोर्ड में मुख्य रूप से तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम देख रहे हैं कि अगर फुल स्टॉप आ रहा है, फुल स्टॉप तो हमें कंजक्शन के रूप में लगाना होता है दैट। हम देख रहे हैं कि वाक्य दो भागों में था, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। बोर्ड में जो आंसर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच को और रिपोर्टेड वर्ब को जोड़ने से शुरू होता है, तो जोड़ने के जिस वर्ड को हम यूज करेंगे वो कहलाता है कंजक्शन। यहाँ सबसे पहले पहचान करना जरूरी है कि क्वेश्चन किस रूप में आ रहा है और कंजक्शन क्या होगा। यहाँ फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है, ये कहलाता है असर्टिव सेंटेंस, जिसे अपन अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसका कंजक्शन होगा दैट। उसके बाद ये कहलाता है टाइप फर्स्ट। एक बार फिर सुन लो, अगर बोर्ड के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के लास्ट में फुल स्टॉप दिया गया है, इसका मतलब ये सेंटेंस हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस, और जब हम आंसर शुरू करेंगे बोर्ड के अंदर तो हमें यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हुए कंजक्शन का प्रयोग करना है, और ये कंजक्शन होता है दैट। इसके बाद हम टाइप 2 की डिस्कस करेंगे। टाइप 2 के अंदर हम देखेंगे कि दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले इनकी पहचान देखते हैं हम, क्वेश्चन मार्क लास्ट में आता है। टाइप फर्स्ट जो हम देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क की, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है। ऐसा अगर कोई सेंटेंस आ रहा है जहां क्वेश्चन मार्क लास्ट में हो और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो, तो हमें कंजक्शन के रूप में इफ का प्रयोग करना है। इसी प्रकार यदि क्वेश्चन मार्क से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो और शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब ना होकर के WH यानी कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ इत्यादि से अगर शब्द शुरू हो रहा हो तो हमें कंजक्शन का प्रयोग नहीं करना है। कहने का मतलब व्हाट है तो कंजक्शन व्हाट बन जाएगा, अगर वाक्य वाई से शुरू हो रहा है तो कंजक्शन वाई बन जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं हाउ, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ ओल्ड, इस प्रकार का सेंटेंस आता है तो कंजक्शन ऊपर यदि हाउ है तो हाउ आ जाएगा, हाउ मच है तो हाउ मच आएगा, हाउ मेनी है तो हाउ मेनी आ जाएगा। बोर्ड में मुख्य रूप से 100% ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम तीसरी टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरी टाइप बोर्ड में जो आती है वो आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, अर्थात ऐसा कोई भी सेंटेंस जहां इन्वर्टेड कॉमा के शुरुआत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है तो कंजक्शन के रूप में हमें टू लगाना होगा। अगर सेंटेंस प्लीज काइंडली से शुरू होगा तो प्लीज काइंडली के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और यहाँ पे भी कंजक्शन टू का प्रयोग करना है। और इसकी तीसरी पहचान जो होती है वो होती है डोंट। अगर सेंटेंस डोंट से शुरू हो रहा है तो मैं वर्ब की उसकी डोंट के तुरंत बाद भी आपकी फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और कंजक्शन रूप में टू का प्रयोग करना है। अब हम एक बार पुनः आपको बताते हैं सारी बातें, ध्यान से सुनिए। बोर्ड एग्जाम्स में ये टॉपिक जो होता है कुछ बच्चे थोड़ा गलत ले लेते हैं और उन्हें काफी टफ लगता है, लेकिन हम इसको बिल्कुल सरल तरीके से बताएंगे आपको, और कुछ हमारी बोर्ड भी हेल्प कर देती है, अर्थात जो रिपोर्टेड वर्ब है वो बोर्ड चेंज कर देती है, और अगर नहीं हो तो भी हम आपको बताएंगे। तो
तो ये बाहर का हिस्सा तुम्हें बिल्कुल नहीं छेड़ना है। अब हम शुरुआत देखते हैं कि यहाँ पर जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा में आ रहा है उसको पहचान अगर हम कर लेते हैं तो हमारा आधा काम आसान हो जाता है। और हमने देखा है कि आप बोर्ड के पिछले 5 साल के पेपर में डिस्कस करेंगे तो उन सब में बताया गया है कि पहचान के 3 मोस्ट जो आते हैं उनमें सबसे पहले जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। इसकी पहचान बिंदी होती है यानी फुल स्टॉप। और जब हम देखते हैं किसी भी सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है तो जब हम पहला स्टेप रखेंगे बोर्ड एग्जाम में करने के लिए तो हमें कंजंक्शन रूप में यहाँ पे दैट का प्रयोग करना होता है। अब हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं यानी प्रश्नात्मक वाक्य आते हैं। अब जब प्रश्नात्मक वाक्य आए हैं तो हमें सबसे पहला काम जो करना होता है इन प्रश्नात्मक वाक्यों की पहचान देखनी होती है। पहचान के रूप में 2 होते हैं, अगर, हेल्पिंग वर्ब। जब हम आपको पढ़ाएंगे तो पूर्ण रूप से बताएंगे कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन कौन से शब्द होते हैं, ये हमने पहले भी आपको डिस्कस किया था। अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है अर्थात डू, डज, डिड, इज, आर, एम इत्यादि से तो हमारा कंजंक्शन जो होगा वो इफ होगा। अगर क्वेश्चन मार्क सेंटेंस हो और शुरुआत में WH शब्द आ रहा हो तो कंजंक्शन रूप में WH शब्द ही आएगा। और हाउस इत्यादि शुरू हो रहा है तो हाउ ही कंजंक्शन हो जाएगा। तीसरा बोर्ड में प्रमुख रूप से पूछने वाला क्वेश्चन जो था पूछा जाने वाला वो था इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इन तीनों में इसकी पहचान देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है। एक तो सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाता है, एक हम देखते हैं कि प्लीज काइंडली के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और एक हम देखते हैं कि डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ऐसे सेंटेंस में भी कंडीशंस होते हैं ट्रू। चाहे फर्स्ट फॉर्म हो तो भी ट्रू है, प्लीज काइंडली हो तो भी ट्रू है, और डोंट है तो भी ट्रू है। अब इस टॉपिक को सीखने के साथ साथ हमें कुछ बातें विशेष ध्यान रखनी होगी कि जो भी परिवर्तन होंगे वो होंगे इन्वर्टेड कॉमास में। तो स्टूडेंट्स अब हम इस टॉपिक को करना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी वे में लेना है और हमें समझना है कि हम अच्छे से अच्छा स्कोर करें तो सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया है, एक बार फिर बता रहा हूँ आगे चलने से पहले, कि हमें सेंटेंस की पहचान आनी चाहिए। अभी आपको पूर्ण रूप से बताया गया है कि पहचान के रूप में एक तो फुल स्टॉप था जहां पे हमारा कंजंक्शन था दैट। दूसरी जो हमने पहचान सीखी आज वो सीखी क्वेश्चन मार्क। यहाँ हम बता देते हैं कि क्वेश्चन मार्क के जो वाक्य होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। अभी भी आपको डिस्कस करते हुए बताया था कि एक पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब जहां हम कंजंक्शन रूप में लगाते हैं इफ, और एक होती है WH या हाउ। अगर सेंटेंस WH और हाउस है तो हमें एक प्रकार से कंजंक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट जो हमने बताई थी आपको इंपेरेटिव वाक्यों की जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और कंजंक्शन के रूप में हमने यूज किया था तो ये अभी जस्ट जो मैंने आपको बताया उसके बारे में हल्का सा बताया कि हमें इस प्रकार से इस टॉपिक पर ध्यान देना है। अब हम आते हैं हमारे मेन सॉल्यूशन पे कि हमें सॉल्व कैसे करना है। इस टॉपिक को आसान से आसान करने के लिए हमें 3 टेबल्स याद करनी होगी। जब तक हमें 3 टेबल याद नहीं करेंगे ना हम इस टॉपिक में कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पहचान हम कर लेंगे, कंजंक्शन हमें याद हो जाएगा, लेकिन जो मेन परिवर्तन होते हैं वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते हैं अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होते हैं। और इन परिवर्तनों को सीखने के लिए हमें 3 टेबल्स आना जरूरी है। ये 3 टेबल होगी प्रोनाउन जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, वर्ब जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, और टाइम एंड प्लेस समय और स्थान की। ये 3 टेबल्स हम याद करेंगे। और मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि बोर्ड में इसका 4 अंकों का बहुत बड़ा महत्व है। और आज की कंपटीशन में आप देख रहे हो पिछले कुछ सालों से मार्किंग बहुत अच्छी हो रही है, तो पूरी से पूरा स्कोर करना है तो हमें छोटे छोटे स्टेप पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर 3 टॉपिक एक बार फिर बता रहा हूँ। जिस किसी बच्चे ने पहचान सीख ली है, कंजंक्शन सीख लिया है और उससे ये टेबल याद नहीं है तो उसके 4 नंबरों में इतनी सुविधा नहीं होगी। सबसे पहले आपको प्रोनाउन सीखने हैं, फिर वर्ब और टाइम और प्लेस। प्रोनाउन जिसे हम सर्वनाम कहते हैं, हमने देखा था कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर के सेंटेंस में हमें 2 चीज देखने को मिल रही है, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ देखेंगे प्रोनाउन आई, माय, मी, वी, आवर, अस। आई, माय, मी, वी, आवर, अस। प्रोनाउन की अगर हमें टेबल सीखनी है तो हमें ये 2 बातें होगी जो बेसिक रूप से सीखनी होगी। पहली, एक बार मैं फिर कहना चाह रहा हूं आपको कि अगर हमें 4 में स्कोर करना है तो 3 टॉपिक विशेष ध्यान देना है, प्रोनाउन, वर्ब, टाइम और प्लेस। अब हम सबसे पहले प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने देखा है कि इन्वर्टेड कॉमास में कहीं पे भी यदि आई आ रहा हो, माई आ रहा हो और मी आ रहा हो तो हमें उन्हें बदलना है। आई, माई, मी।
और हम किससे बदलेंगे इनको? हमेशा क्वेश्चन में आए हुए सब्जेक्ट से। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन, और प्रोनाउन की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी चेंजेस होंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होंगे। सबसे पहले यदि आई आ रहा हो, माई आ रहा हो या मी आ रहा हो, इसी प्रकार से वी और अस भी हैं, लेकिन मोस्टली जो बोर्ड में आते हैं वो आई माई मी के रूप में होते हैं। ये जो प्रोनाउन होंगे हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि यदि इन्वर्टेड कॉमा में यू आ रहा हो, योर आ रहा हो या यू आ रहा हो, इनको भी हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। सबसे पहले एक बार फिर समझो, चेंज ऑफ प्रोनाउन जो टॉपिक होता है उसे समझने के लिए हमें इन 6 प्रोनाउन, मैं 6 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वी और अस ये याद करने का आसान तरीका होता है कि वी मोस्टली बहुवचन में होता है, तो वी को हम दे में कन्वर्ट कर लेते हैं, और का देर कर लेते हैं और अस का देम कर लेते हैं। लेकिन जो 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोनाउन हमें याद रखने हैं, आई, माय, मी, यू, योर, यू। एक बार फिर से, इन्वर्टेड कॉमा में आई, माय, मी कभी भी आ रहे हो तो हमें सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है उनको, और इसी प्रकार से यू, योर, यू कभी भी आ रहे हो तो इनको बदलना होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। एक बार मैं फिर बता रहा हूं आपको कि क्वेश्चन के अंदर सेड या सेड टू दिया गया होता है। सेड या सेड टू जो होता है वो कहलाती है रिपोर्टेड वर्ब, और सेड या सेड टू के पहले जो चीज होती है वो कहलाती है सब्जेक्ट। एग्जांपल में हमने देखा था कि राम सेड टू मोहन, हमने सबसे पहले लिखा था और आपको बताया था कि जो राम है वो किस प्रकार से सब्जेक्ट है और किस प्रकार से मोहन जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। अब मैं इस टॉपिक को आगे ले जाने के बजाय आपको चेंज ऑफ प्रोनाउन के बारे में पूर्ण रूप से विस्तार से बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान देने के बाद ध्यान से। चेंज ऑफ प्रोनाउन, अब इस चेंज ऑफ प्रोनाउन के लिए हम समझना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये टॉपिक भी 2 भागों में होता है। चेंज ऑफ प्रोनाउन को हम 2 श्रेणी में बांटते हैं। पहली श्रेणी जो हम देखेंगे वो होगी ऐसे सब्जेक्ट्स, सॉरी पहली जो श्रेणी होगी वो होगी ऐसे प्रोनाउन जो बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, ऐसे प्रोनाउन जो बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। एक बार फिर सुन लीजिए, सबसे पहले हम चेंज ऑफ प्रोनाउन को 2 भागों में बांट रहे हैं। सबसे पहला भाग जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा कि किस प्रकार से इन्वर्टेड कॉमास में यदि आई, माय, मी आ रहा है तो उसको किस प्रकार से सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। हमेशा ध्यान रखो सब्जेक्ट रिपोर्टेड वर्ब से पहले होता है। अब सपोज करो बोर्ड परीक्षाओं में सब्जेक्ट जो है कोई पुल्लिंग शब्द आ रहा है, या हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ रहा है, तो जो आई है वो किस प्रकार से बदलेगा, ही के अंदर, माई है वो किस प्रकार से बदलेगा, इसके अंदर, और मी है वो किस प्रकार से बदलेगा, हिम के अंदर। एक बार फिर सुन लीजिए, राम सेड टू मोहन, हमारा एग्जाम्पल था, हमने देखा था राम सब्जेक्ट के रूप में था। यदि सब्जेक्ट राम हो और इन्वर्टेड कॉमास में आई, माय, मी का प्रयोग हो रहा है, तो जहां पे आई आ रहा है वहां सब्जेक्ट पुल्लिंग शब्द राम के अनुसार आई को किसमें बदलना है, ही में, माय को बदल देना है हिज में, और मी को बदल देना है हिम में। इसी प्रकार यदि सब्जेक्ट स्त्रीलिंग शब्द आ जाए, सब्जेक्ट स्त्रीलिंग शब्द आ जाए तो हमें ध्यान रखना है कि जहां आई आ रहा है उस स्थान पर हमें लगाना होगा शी, जहां माई आ रहा होगा उस स्थान पर हमें लगाना है हर, और मी के लिए भी हमें यूज करना है हर का। अगर सब्जेक्ट बहुवचन के रूप में हो, अगर सब्जेक्ट बहुवचन के रूप में हो तो हमें याद रखना है कि बहुवचन की जो टेबल होती है उस हिसाब से इसको दे, देयर और देयर में बदल देना है। और यदि सब्जेक्ट आई रहता है तो इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, आई के स्थान पे आई, माई के स्थान पे माई, और मी के स्थान पर मी। इसी प्रकार से एक और सब्जेक्ट यू हो सकता है, आई के स्थान पे हमें यूज करना होगा यू, माई के स्थान पे योर, और मी के स्थान पर यू। एक बार फिर से ध्यान देंगे, आई, माई, मी हमेशा याद रखना है सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट के रूप में ये कुछ प्रमुख बातें हो सकती है। अगर सब्जेक्ट पुल्लिंग शब्द आ रहा हो तो आई को हम ही में परिवर्तित कर देंगे, माई को हिज में, और मी को हिम में। इसी प्रकार से यदि स्त्रीलिंग शब्द आ रहा हो तो आई का शी, माई का हर, और मी का हर। इसी प्रकार से यदि बहुवचन हो, बॉयज, स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मोस्टली वी और मिलेगा, वी और अस, तो वी को दे में, अवर को देयर में, और अस को देम में। और यदि सब्जेक्ट आई होता है तो आई के स्थान पर आई आएगा, माई के स्थान पर माई, और मी के स्थान पर मी। और यदि सब्जेक्ट यू दिया गया है तो आई, माई, मी को यू और यू में बदल देना होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, बोर्ड जो प्रमुख रूप से सब्जेक्ट देती है वो मोस्टली पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द ही होता है। अब हम इसका सेकंड टाइप देखेंगे, उससे पहले बार फिर देख लो, आई, माई, मी किस प्रकार
हमने बदले थे। अब हम सेकंड स्टेप को डिस्कस करेंगे और सेकंड स्टेप जब इसका होगा तो जैसा कि हमने सीखा है दो बातें हमें याद रखनी है। पहली, वे सर्वनाम जो सब्जेक्ट से बदल रहे थे, अब जो हम सीखेंगे वो होंगे वे सर्वनाम जो ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, अर्थात किस प्रकार से हम यू, योर, यू को बदलेंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि यू, योर, यू किससे बदलते हैं? ऑब्जेक्ट से। यू, योर, यू किसके अनुसार बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से सेड या सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया होता है। यहाँ एक हल्का सा परिवर्तन होगा, या तो ऑब्जेक्ट आएगा पुल्लिंग शब्द, यहाँ वापस की थर्ड फॉर्म जो होती है वो दी गई होती है। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग शब्द की थर्ड फॉर्म, बहुवचन की थर्ड फॉर्म, आई का प्रयोग नहीं होता है यहाँ पर क्वेश्चन में, और यू। अब हम देखेंगे कि अगर इन्वर्टेड कॉमास में यू, योर, यू, वापस सुनिए एक बार, अगर इन्वर्टेड कॉमास में यू, योर, यू दिया गया है तो उसको हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। कैसे? एक बार देखो, अगर क्वेश्चन आ रहा है राम सेड टू मोहन, राम सेड टू मोहन, तो यहाँ पे हमारा मोहन ऑब्जेक्ट हो चुका है। यदि ऑब्जेक्ट के रूप में मोहन आ रहा है तो यू काम कर देंगे ही, योर काम कर देंगे हिज, और वापस की थर्ड यू आता है काम कर देंगे हिम। इसी प्रकार से क्वेश्चन हो राम सेड टू हिम, राम सेड टू, तो हम देख रहे हैं किस प्रकार से यू और यू होता है वो बदलता है ऑब्जेक्ट से। आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट के रूप में पुल्लिंग शब्द या हिम होगा, स्त्रीलिंग शब्द या हर होगा, बहुवचन के रूप में देम होगा या मी होगा। तो हमें इस प्रकार से टेबल को बदलना है। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।